एक ऐसा केस जिसने सबके दिलों को झकझोर दिया। यह घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। महेश्वर सिंह राठौड़ बान, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, वे एक 18 साल की लड़की से प्रेम करने लगते हैं। लड़की देखने में खूबसूरत थी। पहले तो दोनों के बीच मुलाकातें होती रहीं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहा, बातचीत होती रही और फिर बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि महेश्वर फानराय तो उस लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर शादी के बाद उस लड़की ने महेश्वर वन के साथ जो किया वह अपने आप में ही बेहद डरावना था। जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि इस घटना को सुनने के बाद पूरा शहर और पूरा पुलिस प्रशासन तक की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो घटना इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटी है वह कल को हमारे और आपके साथ भी घट सकती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो आपके और हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। महेश्वर सिंह राठौड़, उम्र लगभग 60 साल, भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी के साथ जयपुर स्थित अपने घर में शांत और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। महेश्वर सिंह राठौड़ सोन का परिवार छोटा था। परिवार में आमस महेश्वर, खुद उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था, पासम वीरेंद्र। उनकी शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी पुआरमंदा राधिका आय के साथ बेंगलुरु मेट्रो में रहता था। दोनों संबंधित बेंगलुरु में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। त्योहार और खास मौकों पर वे पहाम जयपुर आकर माता पिता से मिलते थे, मगर रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन अचानक ही उनके जीवन की खुशियां बिखर गईं। जब महेश्वर सिंह राठौड़ की पत्नी का देहांत हो गया, यह खबर मिलते ही वीरेंद्र और उसकी पत्नी राधिका तुरंत जयपुर अपने घर पहुंचे। घर में फैला सन्नाटा साफ झलक रहा था। जहां कभी मां की आवाज गूंजती थी, वहां अब गहरी खामोशी छाई हुई थी। वीरेंद्र ने कांपती आवाज में पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, अब आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मां के बिना यह घर खाली हो गया है। यहाँ अब आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप हमारे साथ बेंगलुरु आज चलिए। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। हम आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। महेश्वर सिंह राठौड़ की आंखें नम थीं, लेकिन उनके शब्द दृढ़ थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह मेरा घर है। तुम्हारी माँ की यादें इसी घर में बसी हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा जीवन इस शहर से जुड़ा है। मैं अपनी बाकी जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। वीरेंद्र राधिका बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, मगर पिता अपने फैसले पर अटल रहे। अंततः भारी मन से दोनों वापस बेंगलुरु लौट गए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। महेश्वर सिंह राठौड़ ने अब जयपुरन वाले अपने घर में अकेले रहने लगे। उन्होंने अपनी एक दिनचर्या बना ली थी। सुबह वह जल्दी उठते और पास के सेंट्रल पार्क या राम निवास गार्डन में टहलने चले जाते। वहां अक्सर उनके कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाया करते थे ना, जिनसे वह बातें करके अपना मन हल्का कर लेते थे। घर लौटने के बाद नाश्ता करते और फिर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त हो जाते। 2 दिन बाद उन्होंने एक मेड रख ली थी जो उनके लिए खाना बना देती और घर की सफाई भी कर देती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। महेश्वरन कभी टीवी देख लेते तो कभी किताबें पढ़कर समय काटते थे, कभी अपने घर के बगीचे में टहलते। लेकिन दोस्तों, अकेलापन ऐसी चीज है जो धीरे धीरे इंसान पर भारी पड़ ही जाता है। चाहे कोई खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश करे, वह खालीपन कहीं ना कहीं इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। महेश्वर सिंह राठौड़ जिस भी अब इसी अकेलेपन से जूझने लगे थे। सुबह राम निवास गार्डन नाल में मिलने वाले दोस्त दिन भर उनके साथ नहीं रह सकते थे, और घर में टीवी देखना या किताबें पढ़ना भी कुछ समय बाद मन को उबा देता था। यही सब महेश्वरया के साथ भी हो रहा था। अब खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर घेरने लगा था। अपने अकेलेपन से बचने के लिए महेश्वर सिंह राठौड़ एक मोबाइल शॉप पर गए और वहां से एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 दिन बीते थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। महेश्वर ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि वह भारतीय है, लेकिन इस समय मंटे ऑस्ट्रेलिया में रह रही है।
लड़की की उम्र 18 से 19 साल थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद महेश्वर सिंह राठौड़ ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। महेश्वर को भी उससे बातें करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम सिया बताया और कहा कि वह भी राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन पिछले 2 साल से अपने अंकल के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। उसने यह भी बताया कि उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और पिता भी 2 साल पहले गुजर गए थे। तब उसके अंकल ने उसे अपने पास बुला लिया था। धीरे धीरे फासेरी, महेश्वर सत्ता और पोमोन्सिया बस के बीच रोज चैटिंग होने लगी। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे की बातें सुनकर समय का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ 1 महीने में उनका इतना लगाव बढ़ गया कि वे एक दूसरे के बिना दिन भी अधूरा महसूस करने लगे। महेश्वर के जीवन में फिर से एक नई उमंग जाग उठी थी। वह भूल गए कि उनकी उम्र 60 साल है और अब वह बुजुर्ग हो चुके हैं। दिल में कहीं ना कहीं तात्स्यामन के लिए स्नेह और चाहत पैदा हो चुकी थी, लेकिन वह जानते थे कि तात्स्यामन उनसे बहुत छोटी है और उनके उम्र का फर्क काफी बड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन सिया ने महेश्वर से कहा कि उसे एक जरूरी काम से इंडिया आना है। यह सुनकर महेश्वर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उत्साह से कहा, सिया, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझसे जरूर मिलना। सिया मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में मेरा आपके सिवा और कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद उसकी टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने महेश्वर सिंह राठौड़न को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में जयपुर आकर उनसे मिलेगी। महेश्वर सिया से मिलने के लिए बेसब्री से दिन गिनने लगे। 2 दिन बाद सिया का फोन आया। उसने बताया कि वह जयपुर पहुंच गई है। यह सुनकर महेश्वर तुरंत सिंदरी बस स्टैंड पर उसे लेने पहुंच गए। सिया को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। महेश्वर के लिए यह एक नया और बेहद खुशी देने वाला पल था। महेश्वर को लग रहा था जैसे उनके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई हैं। जैसे ही अंसियाम करीब आई, उन्होंने खुनसियाउन्ना को गले से लगा लिया। इसके बाद वह बुनसियाउन्ना को अपने घर ले आए। वहां दोनों देर तक बातें करते रहे। बातचीत के दौरान महेश्वर को ऐसा लग रहा था मानो वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद महेश्वर अपने दिल की बात और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सिया, मुझे नहीं पता जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही है या गलत, लेकिन अब अपने दिल की बात दबाकर नहीं रख सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम इनकार भी कर दोगी तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेगी। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। महेश्वर राज ने हिम्मत जुटाकर आगे कहा, सिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है और तुम्हारी सिर्फ 19 साल, मगर दिल की चाहत उम्र देखकर नहीं होती। यह सुनकर बोनसियामन की आंखें भर आईं। उसने महेश्वर उनका हाथ पकड़कर कहा, महेश्वर जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का इतना बड़ा अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी। लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को कौन सा नाम देंगे? महेश्वर सिंह राठौड़ ने सिया को जवाब दिया, सिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। समाज क्या कहेगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों ने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अगले 2 दिन सिया महेश्वर के साथ जयपुर में रही। दोनों ने एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत और यादगार पल बिताए। लेकिन फिर 2 दिन बाद सिया को ऑस्ट्रेलिया वापस लौटना पड़ा। इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन तक महेश्वर, होमवर्ड और मोन्सियासमा रोज फोन पर बातें करते रहे। लेकिन अचानक एक दिन गांसियासमोन के कॉल्स और मैसेज आने बंद हो गए। महेश्वर ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। यह सिलसिला पूरे 14 से 15 दिन तक चलता रहा। महेश्वर बेहद बेचैन और परेशान हो गए थे। फिर 16वें दिन अचानक एत्सियान का मैसेज आया। मैसेज देखकर को महेश्वर अत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ओनसियान से कई सवाल पूछ डाले। आसिया,
इतने दिन कहाँ थी, क्या हुआ था, क्यों बात नहीं हो रही थी? तुम ठीक तो हो ना? सिया ने जवाब दिया। महेश्वर जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था। वह अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर महेश्वर ने गहरा दुख जताया और सिया को हौसला दिया। सिया रोते हुए बोली, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेरे अंकल के अलावा मेरा कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और उस पर दावा करना जरूरी है। अगर मैंने दावा नहीं किया तो सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। महेश्वर ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है? तुम दावा पेश कर दो। अंसियाबू ने समझाया, इसके लिए मुझे इंडिया आना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज वहां से लाकर यहाँ जमा करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर हक जता पाऊंगी। महेश्वर ने तुरंत हामी भर दी, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर तरह से मदद करूंगा। कुछ दिन बाद अंसिया की फ्लाइट का दिन तय हुआ। महेश्वर न बड़े उत्साह के साथ शिंदे जयपुर एयरपोर्ट टनर पर उसे लेने पहुंचे। फ्लाइट के लैंड होने के बाद आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे भी गुजर गया, लेकिन कात्सिया एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई। बेचैनी और घबराहट में नात्तो महेश्वर मैट काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब बंसिया बस एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई तो वह मायूस होकर एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और पास की एक शॉप पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद महेश्वर सिंह राठौड़ के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। महेश्वर वन ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर मसियामस की आवाज थी। मसियामा घबराकर बोली, महेश्वर जी, मैं एयरपोर्ट तक तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने अंकल का बहुत सारा सोना लेकर आई थी। घर पर कोई नहीं था, कहीं चोरी ना हो जाए, इसीलिए मैं सब साथ ले आई। मुझे यह नहीं पता था कि इतनी मात्रा में गोल्ड लाने की अनुमति नहीं होती। अब कस्टम वाले मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। महेश्वर ने सिया से कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उस कस्टम अधिकारी से मेरी बात करवाओ। सिया पुंत ने मोबाइल अधिकारी को दे दिया। अधिकारी ने कहा, यह मैडम लिमिट से ज्यादा सोना लेकर आई हैं। नियम के हिसाब से इन्हें जुर्माना और टैक्स देना होगा, तभी इनको छोड़ा जा सकता है। महेश्वर ने पूछा, कितना जुर्माना लगेगा? अधिकारी ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, करीब 15 लाख रुपए की पेनल्टी और ड्यूटी बनती है। जब तक ये रकम जमा नहीं होती हम इन्हें और गोल्ड को रिलीज नहीं कर सकते। और महेश्वर पुंत ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। आधे घंटे के अंदर उन्होंने 15 लाख रुपए का इंतजाम करके ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद कंसियायन का फिर फोन आया। वह रोते हुए बोली, महेश्वर जी, कस्टम वालों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अब पैसों को लेकर समस्या हो गई है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी रकम अचानक कहां से आई, इसका सबूत देना होगा, वरना मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में चला जाएगा। फिलहाल अधिकारी कह रहे हैं कि अगर तुरंत 20 लाख और दिया जाए तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। महेश्वर सर घबरा गए, लेकिन उन्होंने सियामोन को शांत रहने को कहा और बोले, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने अपनी सारी बचत और एफडी तोड़कर 20 लाख और भेज दिए। रकम जाते ही मुसियामन को छोड़ दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उमसिया पित महेश्वरन के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। महेश्वरन ने कहा, डर मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों पोतस जयपुर महेश्वरम के घर पहुंच जाते हैं। एचियामा जब पोस महेश्वरन के घर रुकी तो उन दिनों दोनों ने एक दूसरे को और गहराई से समझा। एक दिन दोनों सेंट्रल पार्क में बैठे थे। महेश्वर ने हिम्मत जुटाकर सिया से कहा, ओ सिया, मेरी जिंदगी का बहुत लंबा सफर कट चुका है। मैं चाहता हूं कि अब बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिया ने कुछ पल चुप रहकर उनकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, महेश्वर जी, अगर आप सचमुच मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं। यह सुनते ही महेश्वर की आंखें भर आईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2-3 दिन बाद जब सिया अपने डॉक्यूमेंट का काम निपटाकर वापस लौटी तो महेश्वर और सिया ने जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में शादी कर ली। गवाह बस मंदिर के पुजारी और महेश्वर के दोस्त थे, लेकिन महेश्वर के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। शादी के 2 दिन बाद सिया ने गंभीर आवाज में कहा, महेश्वर जी, मेरे अंकल के घर ऑस्ट्रेलिया में कुछ जरूरी फाइलें और कागज पड़े हैं। अगर उन्हें लेकर नहीं गई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मैं वादा करती हूँ 2 से 3 दिन में लौट आऊंगी और फिर हमेशा आपके साथ यहीं रहूंगी। महेश्वर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है सिया, लेकिन जल्दी लौट आना।
तुम्हारे बिना यह घर मुझे वीरान लगेगा। सिया ने मुस्कुराकर हामी भरी और बोली, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगी, फिर दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अगले ही दिन सिया ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन जैसे ही वह ऑस्ट्रेलिया पहुंची अचानक उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो गए। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। महेश्वर बार बार कॉल करते, मैसेज भेजते, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दिन हफ्तों में बदल गए। 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने, फिर धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। महेश्वर हर सुबह इस उम्मीद में जागते कि आज मुंशियामार का कोई संदेश आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। महेश्वर उनको एहसास हुआ कि उनके साथ न सिर्फ धोखा हुआ है, बल्कि उनकी पूरी जमा पूंजी भी चली गई। दोस्तों, ये धोखा सिर्फ पैसों का नहीं था। ये धोखा एक इंसान की भावनाओं के साथ, उसके विश्वास के साथ, उसके प्यार के साथ हुआ था। महेश्वर सिंह राठौड़ तन्मोर सोचती लगातार वंशियान से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। हर बार मोबाइल स्विच ऑफ मिलता, मैसेज का कोई जवाब नहीं आता। सोशल मीडिया पर भी उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी। धीरे धीरे यह कड़वा सच उनके सामने आ गया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महेश्वर सिंह राठौड़स को पैसे खोने का दुख नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा गम यह था कि उन्होंने सियान को सच्चे दिल से चाहा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, और उसी ने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। यही सोचते सोचते वे भीतर से टूट गए और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक जब उनका बेटा उनसे संपर्क नहीं कर पाया तो वह तुरंत पहुंचकर पिता से बातचीत हुई तो महेश्वर सिंह राठौड़ ने कांपती आवाज में पूरी कहानी बेटे को सुना दी। बेटा यह सब सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन महेश्वर सिंह राठौड़ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस इंसान को मैंने अपना दिल दिया, जिसे अपना समझा, उसी ने मुझे धोखा दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द है। पुलिस केस करने से मेरा दुख कम नहीं होगा। काफी समझाने के बाद भी जब पिता राजी नहीं हुए तो बेटा अकेले ही थाने गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ घंटों बाद पुलिस महेश्वर सिंह राठौड़ भवन के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बार बार आवाज देने के बाद भी जब भीतर से कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस को मजबूरन दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश्वर सिंह राठौड़ ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कमरे में एक सुसाइड नोट पड़ा मिला। उसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा FIR करता है और आसियापो पकड़ी भी जाती है तो मेरी अंतिम इच्छा है कि उस पर कोई कार्यवाही ना की जाए, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता था और अब भी करता हूं। मेरी नजरों में वह गुनहगार नहीं है। सुसाइड नोट पढ़कर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। महेश्वर सिंह राठौड़ उनका बेटा बिलक बिलक कर रोने लगा। पुलिसकर्मी भी चुपचाप खड़े रह गए। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था, कैसे एक इंसान अपने जीवन की पूरी कमाई और अपना दिल किसी के लिए इस कदर न्यौछावर कर सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर या अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अकेलापन इंसान को कमजोर बना देता है और ऐसे समय में अक्सर लोग हमारे जज्बातों और पैसों से खेल जाते हैं। रिश्तों का नाम लेकर ठगी करना आजकल बहुत आम हो गया है, इसलिए जरूरी है कि हम हर बात पर सोच समझकर कदम उठाएं। अगर कोई हमसे बार बार पैसों की मांग करे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और ऐसे मामलों में परिवार वालों से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और अगर कभी हमारे साथ धोखा हो जाए तो चुप रहने के बजाय तुरंत पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करनी चाहिए। याद रखिए, भावनाएं भी अनमोल होती हैं और मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी। इन्हें किसी ऐसे इंसान को सौंपना सबसे बड़ी गलती है जिसे हम सही से जानते तक नहीं। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और खुद को ऐसे धोखों से बचाइए। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी सामाजिक कहानियां आगे भी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल आई एम इंस्पायर्ड एक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।